बिहार टॉपर सीरीज के सफलता के बाद आज से आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 को ध्यान में रखकर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वरदान सीरीज। आज से आपके वरदान सीरीज की शुरुआत हो रहा है। सबसे पहले चलिए चर्चा करते हैं कि इस सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको जानना जरूरी होता है कि इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। क्या आपने जो भी लक्ष्य का निर्धारण किया कि आपको बिहार टॉपर बनना है, 80% स्कोर करना है, आपको टॉपर बनना है या आपको सिर्फ फर्स्ट डिवीजन लाना है, तो क्या इस सीरीज से आपका ड्रीम पूरा होगा कि नहीं। तो इस सीरीज में जैसे हम लोग बिहार टॉपर सीरीज में आपको सभी विषय का मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे थे, उसी तरह आपके इस सीरीज में भी हम लोग सभी विषय के जो शानदार मॉडल पेपर है उसकी चर्चा करेंगे और सभी विषय के रिवीजन वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपके परीक्षा में बिल्कुल कम समय, तो इस समय आपका शानदार रिवीजन हो और भी जो भी आपको हम लोग को लगेगा कि किस विषय में कौन सा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आना है, जिसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, उन सभी की चर्चा आपको वरदान सीरीज में देखने को मिलेगा। और इसका टाइम, इस पे डेली एक क्लास हम आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे। डेली 6:30 PM पे हम प्रयास करेंगे कि किसी भी दिन आपका क्लास गैप नहीं हो। सीरीज को शुरू करने के पीछे एक ही मकसद है, क्योंकि काफी कम समय बचा है अब आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में, तो इस समय जरूरी हो जाता है कि आपको सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता है। तो अगर आपकी कुछ भी तैयारी अभी तक नहीं हुआ है, फिर भी अगर आप वरदान सीरीज की वीडियोस देखकर अगर अब से तैयारी करते हैं, तभी आपका जो बताया जाएगा अगर उसका पालन करते हैं तो आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। और आपका तैयारी हो चुका है, तब आप इस सीरीज से जुड़कर एक एक क्लास को देखते हैं, तब समझिए आपका जो भी ड्रीम होगा, 80% स्कोर करना, 90% या बिहार टॉपर बनना, उससे आप अचीव कर सकते हैं। बस आपको काम क्या करना है कि वरदान सीरीज का वीडियोस देखना है डेली 6:30 PM पे, और उसके साथ साथ जैसे बताया जाएगा उसके अनुरूप आपको पढ़ाई करना है। जो आपका सिलेबस का बुक है, मैं बार बार बोलता हूं, भले ही आप कहीं से क्लास करें, लेकिन जो आपका सिलेबस का बुक है उसे आप जरूर कंप्लीट करने का प्रयास करें। अब यहाँ पे कुछ छात्रों से प्रश्न आ सकता है कि हमने बिहार टॉपर सीरीज को क्यों बंद किया। देखिए, हमने बिहार टॉपर सीरीज को बंद नहीं किया। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिएगा, उसमें मैंने आपको 30 क्लास दे दिया था और उस समय थोड़ा सा परीक्षा में ज्यादा समय था, लेकिन अब बिल्कुल कम समय, तो बिल्कुल जो बिहार टॉपर सीरीज चला था वैसे ही ये भी सीरीज चलेगा। बस इसमें कुछ बदलाव किया गया है। इसका नाम बदलने के पीछे 2 रीजन था, क्योंकि ये वरदान है उन सभी छात्रों के लिए जिनका तैयारी नहीं हुआ है, उसके साथ साथ जिन छात्रों का थोड़ा भी तैयारी है, जिनको टॉपर बनना है, उनके लिए भी। और दूसरा रीजन, खास बात यह था कि देखिए, नाम जो किसी भी बैच का होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले आपने देखा कि यूट्यूब पे बिहार टॉपर सीरीज के नाम से एक सीरीज चलाए, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि काफी लोगों ने, बिहार बोर्ड में यही है कि काफी लोग इसको कॉपी करते हैं और हर जगह अब आपको देखने को मिल जाएगा कि सभी लोगों ने बिहार टॉपर सीरीज की शुरुआत कर दिया। ये सभी लोगों ने देख देख कर आपका जीरोक्स कॉपी के जैसा चारों तरफ बिहार टॉपर सीरीज शुरू हो चुका है, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको भी लगता है कि हर जगह एक ही चीज चल रहा है। इन्हीं सबको देखते हुए हमने बिहार टॉपर सीरीज को बंद करके और उसका स्थान पे हम लाए हैं वरदान सीरीज, जो इससे भी ज्यादा उपयोगी होगा। और जो भी छात्र आपके बिहार टॉपर सीरीज के वीडियोज को देखे थे, उनको मालूम हुआ कि कितना ज्यादा उससे प्रश्न सेंटअप एग्जाम में आया था, उसी तरह बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो आपको क्या करना है, बिहार टॉपर सीरीज के भी सभी वीडियोज को देख लेना है। 30 क्लास हो चुका है, आप समय निकाल कर उसे भी जरूर देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा। उसके साथ साथ वरदान सीरीज को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। और एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, तब आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं कि इस सीरीज में हमारा देखिए क्वालिटी पे फोकस रहेगा, क्वांटिटी पे नहीं। ये हम नहीं प्रयास करेंगे कि आपके लिए डेली 10 क्लास लाएं और पता चला उससे एक भी प्रश्न नहीं आया। ऐसा हम नहीं करेंगे, कि आप जानते हैं परीक्षा में काफी कम समय है। हम लोग का ध्यान रहेगा क्वालिटी पे, कि आपके लिए भले कम क्लास आए लेकिन उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। वही प्रश्न आपको बताया जाएगा जिसके पूछे जाने की संभावना इस साल की बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा है, क्योंकि अब समय की यही मांग है कि आपको सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना है। उसके साथ साथ जो भी आप बुक रखे होंगे, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, उसको तो आप बार बार पढ़ते रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज सोशल साइंस के मॉडल पेपर के साथ। बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं नया मॉडल पेपर है, 80 ऑब्जेक्टिव वाला। एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल 40 प्रश्न का आपको जवाब देना है, लेकिन हम लोग सभी प्रश्न की चर्चा करेंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ पे देखिए, बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, उसी रूप में प्रश्न को सेट किया गया है कि आपको ओरिजिनल एग्जाम वाली फीलिंग लगे। पहला प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, आपको बिल्कुल नए नए प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट किस वर्ष बना। सभी छात्र इसका आंसर कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट किस वर्ष बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे देख लीजिए, 1804 ईस्वी इसका सही आंसर है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र अपना प्रश्न पढ़ेंगे और हिंदी मीडियम वाले, दोनों मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न सेट किया गया है, क्योंकि एग्जाम में भी आप देखते हैं ऐसे ही प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है। आपको बताना है कि ला मार्सिले जो है इसमें से किस देश का राष्ट्रगान है। एक एक प्रश्न का आंसर कमेंट करते
करते चलिएगा, नहीं मालूम है तो याद जरूर कीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्थात कि फ्रांस। फ्रांस का जो है राष्ट्रगान को क्या बोलते हैं? ला मार्सिले। आगे बढ़ते हैं सर, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न तो बड़ा ही शानदार है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का संगठन किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का संगठन अर्थात कि निर्माण किसने किया था आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, हु फॉर्मेड द जर्मन राइन स्टेट। सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर जितने भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ऑप्शन है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, नेपोलियन बोनापार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि जाल्वेरिन की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कि जाल्वेराइन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे आपके बुक से प्रश्न लिया गया है। तो इसका स्थापना हुआ था परसा में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर याद रखना है 4 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की बात करें, तो 5 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि विश्व में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र अपने प्रश्न को पढ़ पा रहे हैं। आपको बताना है कि विश्व में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था। देखते हैं कितने स्टूडेंट का जवाब सही सही आता है। जितने भी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑप्शन ए रूस में, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही और आपका तैयारी समझिए बिल्कुल शानदार चल रहा है। अगर शानदार नहीं चल रहा है तो एक एक प्रश्न याद करते चलिए, क्योंकि आपके लिए वरदान ही साबित होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया, क्योंकि अब बिल्कुल कम समय बचा है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न कोई भी आपको नहीं छोड़ना है। 6ठे नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? जल्दी से बताइएगा। मैं शुरू में बोल दिया, बड़ा शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा, सीधे सीधे प्रश्न यहां से आएंगे एग्जाम में। ऑप्शन सी जितने स्टूडेंट कमेंट किया 1848, आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न की बात करें, तो प्रश्न अपने से पूछा जा रहा है कि रूस की अक्टूबर क्रांति किस नाम से जानी जाती है? आपको निश्चिंत होकर क्लास करना है। जितना अच्छा अच्छा मॉडल पेपर मार्केट में आएगा, जो भी रिवीजन सीरीज होगा, क्वेश्चन बैंक का जो प्रश्न मुझे लगेगा कि इस साल पूछा जा रहा है, वो सभी आपको बताया जाएगा। सिर्फ आपको क्लास करना है, वीडियोस को लाइक करना है, अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर करना है, क्योंकि जितने अधिक मात्रा में आपके दोस्त इस पे जुड़ेंगे, उतना ही आपको भी कंपटीशन बना रहेगा कि मुझे भी अच्छा से तैयारी करना है। तो 7 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछा था सर, कि रूस की अक्टूबर क्रांति को किस नाम से जानते हैं? तो जितने भी छात्र कमेंट कर चुके हैं कि बोल्शेविक क्रांति, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में देशी राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? बड़ा ही शानदार शानदार और यूनिक प्रश्न और नया नया प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। कह रहा है कि भारत में देशी राजवाड़ों की संख्या कितना थी? तो 565। ऑप्शन ए क इसका राइट आंसर है, कि ऑप्शन ए। आप समझ पा रहे हैं क को क्या कह रहे हैं? ऑप्शन ए, ख को ऑप्शन बी, ग को सी और घ को डी। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि किस राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया गया था? देखिए, पहले हिस्ट्री से मिला, फिर पॉलिटिकल साइंस से, फिर ज्योग्राफी से, जिस तरह बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है बिल्कुल उसी रूप में सेट किया गया है। आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन कहां पे चलाया जाता था। इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न यहां पे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन घ अर्थात कि ऑप्शन बी याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं सर, 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि बिहार में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्था में कितना प्रतिशत सीट आरक्षित है? इस साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही पॉलिटिकल साइंस का। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि बिहार में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में कितना प्रतिशत सीट आरक्षित है। अभी पंचायती राज चुनाव भी हुआ था, तो आपको मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%, ऑप्शन बी 50%। आगे बढ़ते हैं सर, 11 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिएगा, नहीं मालूम होगा तो याद जरूर करते चलिएगा। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? तो जितने भी छात्र पढ़े होंगे और टॉपर सीरीज का वीडियोस देखे होंगे, वो कहेंगे कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इकहरी शासन व्यवस्था जो है संघीय राज्य की विशेषता नहीं है, बाकी सभी इसकी विशेषता है। देखिए, आप इस सीरीज का भी वीडियोस देखिए और टॉपर सीरीज का भी वीडियो आप जरूर देखिएगा। और देखिए, वरदान सीरीज को हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्जाम के दिन तक कंटिन्यू रहे। और टॉपर सीरीज, बिहार टॉपर सीरीज का नाम मैं बोला इसलिए बदला गया क्योंकि यहाँ पे तमाम लोग देखकर उसका फोटो स्टेट के जैसा उसका चारों तरफ टॉपर सीरीज शुरू कर दिए। अब देखिएगा, ये वरदान सीरीज चलेगा, कुछ दिन में सब लोग उसको नाम बदलकर अपना अपना वरदान सीरीज। यही बिहार बोर्ड के जितने भी चैनल है, इनमें यही कमी है कि लोग अपना कुछ यूनिक करने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन आपको तो अच्छा से मालूम है कि हम इस चैनल पे आपके लिए बिल्कुल कम क्लास लाते हैं, लेकिन यूनिक लाने का प्रयास करते हैं। हमारा क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस रहता है। चाहे हम आपके लिए डेली सुबह में न्यूज देते हैं, तब भी हमारा एक उद्देश्य है कि आपको सही जानकारी मिले। क्लास लाते हैं तो इसके पीछे भी हमारा एक उद्देश्य है कि आपकी तैयारी को आसान किया जाए। ये नहीं कि आपके पास नोट्स
का बोझा हो और उसे कोई प्रश्न नहीं, आपके पास एक पतला सा नोट्स हो और सभी प्रश्न उसी से आए, इसी उद्देश्य से हम कोई भी क्लास लाते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट करने का प्रयास करेंगे सभी छात्र कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। याद रखेंगे 1977। ऑप्शन सी, जनता पार्टी का गठबंधन वाला सरकार 1977 में बना था, गैर कांग्रेसी सरकार। आगे 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है। आपको बताना है सर कि संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका इसमें से कौन होता है। तो ऑप्शन ए, याद रखेंगे प्रधानमंत्री। संसदीय प्रणाली में भले ही ऐसे संवैधानिक सर्वोच्च जो है राष्ट्रपति होता है, लेकिन आपका वास्तविक पावर किसके पास होता है। देखते हैं भारत में ही संघीय संसदीय प्रणाली है, तो देखिए राष्ट्रपति से ज्यादा पावर किसको है, प्रधानमंत्री। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो अपने से पूछ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ। मैं बोला बड़ा शानदार शानदार यूनिक प्रश्न आपको मिलेगा। इस तरह आपके पास भी नए नए प्रश्नों का भंडार होगा अगर आप याद करते चलते हैं तो। कह रहा है कि जनता दल अर्थात कि यूनाइटेड जेडीयू का गठन कब हुआ था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन सी पे, 1999 में। 15 नंबर प्रश्न देखिए करंट से है कि वर्तमान में बिहार के जिलों की संख्या कितनी है। तो 38। याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑप्शन डी आपको ओएमआर सीट पे कलर करके आना है, 38। 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। आपके बुक से प्रश्न है, इसलिए मैं बोला हूं कि कोई भी आप क्लास कीजिए, चाहे आप टॉपर सीरीज के वीडियोस देख रहे हैं या आप वरदान सीरीज का वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपको अपना टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ना है अगर आपको अच्छा अंक लाना है तो, क्योंकि उससे बाहर कुछ भी नहीं। क्या पूछा आपसे सर कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे बिहार का जो हाजिरपुर है वहीं क्या है, लिच्छवी गणतंत्र, और पूरा दुनिया का पहला गणतंत्र। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, बिहार। 17 नंबर प्रश्न अपने से पूछा जा रहा है सर कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, किसी स्टूडेंट को गलत नहीं करना है, सभी स्टूडेंट का आंसर सही सही आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो जितने भी कह रहे हैं कि फ्लावर ऑफ लोटस अर्थात कि कमल का फूल, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही और आपका तैयारी बिल्कुल शानदार है। ऑप्शन बी आपको कलर करना है 17 नंबर का। 18 नंबर प्रश्न अपने से पूछा जा रहा है कि इनमें कौन जूट उत्पादक क्षेत्र नहीं है। जल्दी से बताइएगा कि इसमें कौन जो है जूट उत्पादक नहीं है। ऑप्शन आपको सभी बिहार के जिला का नाम दिया गया है। तो अगर आप ज्योग्राफी का बुक पढ़े होंगे तो कहेंगे सर कि ऑप्शन ख अर्थात कि भोजपुर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बाकी पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार सभी जगह जूट का उत्पादन होता है। 19 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है इनमें कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। आपको बताना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन है, छोटे पैमाने का उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग आपको पढ़ना है। तो छोटे पैमाने का उद्योग जो है इसमें हस्तशिल्प, जो छोटे स्तर पे जो हाथ से हम लोग बनाते हैं कुछ भी, तो हस्तशिल्प उद्योग, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है छोटे पैमाने के उद्योग में आते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न आपसे पूछा है कि टिहरी बांध परियोजना कहां से संबंधित है। जल्दी से आप बताइएगा कि टिहरी बांध परियोजना इसमें से किस राज्य में है। तो याद रखेंगे उत्तराखंड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कहां पे है, उत्तराखंड। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद करते चलिएगा। 21 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपसे कह रहा है कि तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था। तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी राइट आंसर है, साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन पूछा है, पहला नहीं। आगे बढ़ते हैं सर 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि इनमें से किस प्रदेश में कोणधारी वन पाया जाता है। आपको बताना है कि किस प्रदेश में कोणधारी वन पाया जाता है। तो याद रखना है 22 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, ये सभी जो है आपके पर्वतीय इलाका है और पर्वतीय इलाका में क्या पाया जाता है, कोणधारी वन। तो ऑप्शन डी। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव की चर्चा करें, आगे सब्जेक्टिव में समझेंगे तो उस समय जो भी प्रश्न आएगा उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। 23 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि इनमें कौन मांसाहारी जीव नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मांसाहारी जीव नहीं है। नीलगाय जो है, ब्लू काऊ जो है आपका मांसाहारी जीव नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बाकी आप जानते हैं भालू, सिंह, बाघ सभी मांसाहारी जीव के श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं सर 24 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। 24 नंबर प्रश्न अपने से पूछा है कि तंबा खनन से संबंधित खेतड़ी केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। बड़ा ही वीवीआई प्रश्न देखिए मिल रहा है। खेतड़ी केंद्र है तंबा खनन का, वो किस राज्य में अवस्थित है यही आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा 24 का राइट आंसर है ऑप्शन क, राजस्थान, याद रखना है।
आगे बढ़ेंगे सर 25 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से कह रहा है कि इनमें कहां परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र नहीं है। ध्यान से प्रश्न आपको देखना है, नॉट नो पूछा है कि केंद्र नहीं है कहां पे परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो केरल में नहीं है, बाकी महाराष्ट्र में भी है, कलपक्कम उत्तर प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है। कहां नहीं है तो केरल में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर देखिए केरल दिया गया है। 26 नंबर प्रश्न बड़ा शानदार है, किसी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। आपको बताना है कि इसमें से किस फसल को हम लोग व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट 26 का आंसर कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑप्शन का, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही, आपका तैयारी बिल्कुल शानदार है। कपास को हम लोग उजला सोना के नाम से जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि फूट डालो और शासन करो किसकी नीति थी। बिल्कुल शानदार, आपके अर्थव्यवस्था से प्रश्न है, कह रहा है कि फूट डालो और शासन करो किसकी नीति थी। तो आपके अर्थव्यवस्था का जो बुक पढ़े होंगे तो प्रथम चैप्टर में दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों की शासन का यही नीति थी, फूट डालो और शासन करो। तो 27 का याद रखना है आपको, ऑप्शन सी राइट आंसर दिया गया है। आगे देखिएगा 28 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ओरिजिनल प्रश्न पत्र की फीलिंग लाने के लिए सेट किया गया है। कह रहा है कि किस देश ने भारत का शोषण किया। ये भी आपके अर्थव्यवस्था के बुक से प्रश्न लिया गया है, पूछ रहा है किस देश ने भारत का शोषण किया। तो याद रखेंगे सर ब्रिटेन, ब्रिटेन ने शोषण किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि आर्थिक क्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है। आपको बताना है कि आर्थिक क्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है। तो आर्थिक क्रिया से हमें आय प्राप्त होता है, इनकम प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग आर्थिक क्रिया करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि समस्त आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है। आपको बताना है कि पूरे आर्थिक क्रिया के योग को क्या कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था का परिभाषा आप में दिया गया है कि समस्त आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है सर, अर्थव्यवस्था। तो 30 का ऑप्शन बी राइट आंसर याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि इनमें से किन प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ध्यान से देखिएगा, क्या पूछ रहा है कि सबसे कम है। सीधे सीधे इकोनॉमिक्स के बुक से सभी प्रश्न लिया गया है, इसलिए मैं बोलता हूं बुक को तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें देख लीजिए बिहार का जो है सबसे कम है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, बिहार। आगे बढ़ेंगे सर 32 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नांकित किस विकास की पद्धति में विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचता है। आपको 4 विकास के पद्धति बताया गया है। कह रहा है कि इसमें से किस विकास की पद्धति में डेवलपमेंट प्रोसेस में बेनिफिट जो होता है, जो उसका लाभ होता है, उस समाज के सभी वर्गों तक पहुंचता है। तो इसे ही हम बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, अर्थात कि समावेशी विकास का ये परिभाषा ही दिया गया कि समावेशी विकास विकास की वह पद्धति है जिसका लाभ जो है समाज के सभी वर्गों तक पहुंचता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर याद रखना है। 33 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि वर्ष 2007 से 2012 के बीच कौन सा पंचवर्षीय योजना चलाया गया था, ताकि किस पंचवर्षीय योजना का ये समय है 2007 से 2012। तो आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं मालूम है तो याद रखेंगे ऑप्शन सी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का संचालन 2007 से लेकर और आपके 2012 तक किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि किसकी स्वीकृति से अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलन होता है। तो याद रखेंगे सरकार, सरकार जो वहां का जो भी गवर्नमेंट है तो उसी के स्वीकृति से अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलन करेगा। तो गवर्नमेंट होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका करना है 34 का। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक समृद्ध विकसित देश की प्रति व्यक्ति आय क्या होगा। बिल्कुल जनरल समझ पे बेस्ट प्रश्न है। कह रहा है कि समृद्ध जो समृद्ध विकसित देश है, अर्थात कि जो रिच कंट्री है, डेवलप कंट्री है, तो जानते हैं उसका जो प्रति व्यक्ति आय होगा सबसे उच्च होगा, इसीलिए तो समृद्ध विकसित देश है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाई। आगे 36 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि विकासशील देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को क्या कहते हैं। याद रखेंगे विकासशील देश में जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगता है तो कहते हैं कि वो देश अब आर्थिक विकास की ओर प्रगति कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 37 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की उत्पादन एवं गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है। अर्थात कि पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हम बहुत सारे विधि की चर्चा करते हैं, तो उसमें एक विधि है उत्पादन एवं आय गणना विधि, वो आर्थिक दृष्टिकोण से कैसी है, आपके बुक से प्रश्न है। आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो आय निकालने के लिए उत्पादन एवं आय गणना विधि है वो आर्थिक दृष्टिकोण से सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी।
38 नंबर प्रश्न आपसे देखिए फिर आ गया डिजास्टर मैनेजमेंट से, कह रहा है इनमें किस आपदा से बिहार सुरक्षित है, अर्थात कि इसमें से कौन सा आपदा बिहार में नहीं आता है, यही आपको बताना है। तो बिहार में सुनामी और ज्वालामुखी नहीं आता है, तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर याद रखना है। बड़ा शानदार शानदार और यूनिक यूनिक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। 39 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि इनमें कौन एक राज्य सर्वाधिक सूखाग्रस्त है। तो इसमें देखिए गुजरात जो है, ऑप्शन के अनुसार देखिए गुजरात, राजस्थान नहीं है तो क्या है, गुजरात जो है इसमें से सबसे अधिक सूखाग्रस्त राज्य है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। आगे 40 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। रिपीटेड प्रश्न और कई बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में कि सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो आज देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास भी था, तो इसीलिए क्लास में थोड़ा सा शुरू में आपको समझाना जरूरी था कि ये सीरीज क्यों चल रहा है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसीलिए ज्यादा समय लग गया। आगे अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, उसके साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि हाँ वरदान सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए, इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो अगले क्लास में हम लोग डेली क्लास करेंगे और इसके आगे के 40 प्रश्न को समझेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और भी जो जो महत्वपूर्ण आपके लिए मुझे लगेगा कि क्लास जरूरी है या आपका जो भी तैयारी नहीं है उसके बारे में अगर नीचे कमेंट बॉक्स बताते हैं तो वो भी लाने का हम प्रयास करेंगे। फिलहाल क्लास को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका 40 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। जो भी प्रश्न नहीं सही हुआ है उसको याद जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल इसी समय 6:30 PM पे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।